जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। दोस्तों, कबीर ने कहा था, साँच बचे तो जग बचे, झूठ बचे तो कौन। अब जरा इसे कम्युनिस्ट राजनीति पर लागू करिए। सीपीआई के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राजन ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है जिसने वामपंथ की पूरी राजनीति की चूलें हिला दी है। उनकी बात नेपाल से शुरू होती है, बिहार से गुजरती है और सीधे पूरे भारतीय वामपंथ पर चोट करती है। और सच कहूं तो ये बयान सिर्फ किसी एक पार्टी या राज्य का मामला नहीं है। वे उस बीमारी की पहचान है जिसे पूरा भारतीय वामपंथ ग्रस्त है। राजेंद्र राजन परिचय के मोहताज नहीं, विधायक रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे हैं, बिहार से आते हैं, बेगूसराय जिले से। वाम राजनीति में उनकी अलग पहचान है। वे सांस्कृतिक मंचों से भी, साहित्यिक मंचों से भी जुड़े रहे। तो राजेंद्र राजन कहते हैं कि नेपाल में जो कुछ हुआ होना ही था। राजशाही गई, जनता ने सोचा समाजवाद आएगा, कम्युनिस्ट सत्ता में आए और फिर वही पुराना खेल, खुदगर्जी, बेईमानी और स्वार्थ। परिणाम, जनता का भरोसा टूटा और आज प्रतिक्रांति का तांडव वहां साफ दिख रहा है। बातें बहुत बहुतेड़े हो रही है। जो कुछ हुआ वहां उसके पीछे के चेहरों की तलाशी हो रही है। बातें सामने आएगी, लेकिन जो बातें हैं उसमें राजेंद्र राजन की चेतावनी साफ है कि यही बीमारी अगर भारत के वामपंथ में भी रही तो यही हश्र यहाँ भी होगा। अब आते हैं भारत पर। राजेंद्र राजन ने सीधे आरोप लगाया है कि बिहार सीपीआई पर स्वार्थी और बेईमानों का कब्जा हो चुका है। जो सवाल पूछे उससे किनारे करो, जो किताब लिखे उस पर प्रतिबंध लगा दो, जो प्रतिवाद करे उसका चरित्र हनन कर दो। राजन खुद इस साजिश का शिकार हुए। उन पर आरोप लगाया गया कि लेदी खा गए। जवाब में उन्होंने कहा, मैंने तो लेदी से ज्यादा अपनी जेब से विचारधारा पर खर्च किया है। लेकिन सवाल यह है कि सीपीआई की लेवी जाती कहाँ है। राजन का आरोप है फंड का दुरुपयोग हो रहा है और पार्टी का पैसा पार्टी की लड़ाई में नहीं बल्कि गिरोह की राजनीति में झोंका जा रहा है। राजन ने लेनिन को याद करते हुए कहा, जैसे दाई से गर्भ नहीं छूटता वैसे ही कार्यकर्ताओं से नेतृत्व का चरित्र नहीं छूटता। मतलब साफ है, चाहे कितनी भी चमक दमक दिखाओ, पार्टी का असली चेहरा कार्यकर्ता भांप ही लेते हैं। अगर नेतृत्व बेईमान और अवसरवादी है तो पार्टी आंदोलन नहीं रहेगी, सिर्फ एक षड्यंत्रकारी गिरोह बनकर रह जाएगी। राजन का दावा है कि आज यही खतरा भारतीय वामपंथ के सिर पर मंडरा रहा है। तो थोड़ा मोदी युग और वामपंथ की चुनौती की बात कर ले तो राजेंद्र राजन ने एक बात और कही, मार्क्सवाद मेरी प्राण वायु है। यानी चाहे पार्टी उन्हें निकाल दे, किताबों पर बैन लगाए, लेकिन विचारधारा को कोई खत्म नहीं कर सकता। आज जब नरेंद्र मोदी के फांसीवादी दौर में लोकतंत्र की सांसें अटकी हुई हैं, तब लेनिन और स्टालिन की सीख और भी जरूरी हो जाती है। राजन का संदेश है, पार्टी के अंदर मौजूदा गद्दारों और अवसरवादियों को बाहर करो, वरना बाहर का फांसीवाद पार्टी और आंदोलन दोनों को निगल जाएगा। तो साथियों, अब सवाल सीधा, क्या भारतीय वामपंथ अपनी आत्मा बचा पाएगा या सिर्फ सत्ता और पद की लालसा में गिरोह बनकर रह जाएगा। नेपाल में कम्युनिस्ट सत्ता खो चुके हैं, बिहार में गुटबाजी में उलझी हुई है और भारत में वामपंथ कॉमरेड से ज्यादा कॉनरेड बनकर रह गया है। राजेंद्र राजन का यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं, यह आईना है। और सवाल आपसे है, वामपंथ पार्टी रहेगा या गिरोह। आपको जो बातें राजेंद्र राजन ने मुकम्मल तरीके से कही
वह न सुनाते हुए मैंने उसका निचोड़ निष्कर्ष सुनाया, तो आपको वह भी सुना देता हूं कि राजेंद्र राजन ने क्या कहा। राजेंद्र राजन ने फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी बातें रखी, वह उनके फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। राजेंद्र राजन ने लिखा कि नेपाल में जो हुआ होना ही था। हाँ, बेईमान कम्युनिस्ट नेतृत्व के कारण ऐसा हुआ। समय रहते अगर कम्युनिस्ट पार्टी से बेईमानों को निष्कासित नहीं किया गया तो नामो निशान मिट जाएगा। मार्क्स, लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टी के नामोच्चारण मात्र से नेताओं की खुदगर्जी, बेईमानी, गिरोहबंदी और शैतानी ढकी छुपी नहीं रह सकती है। लेनिन ने कहा था, जैसे दाई से पीठ यानी गर्भ नहीं छिपता है, वैसे ही कार्यकर्ताओं से पार्टी नेतृत्व का चरित्र छुपा नहीं रहता है। पार्टी नेताओं के चरित्र में सिद्धांत और व्यवहार की एकता अत्यावश्यक है। जो नेता अवसरवादी, सुविधाभोगी और बेईमान होगा, वह पद और रुतबे को टिकाए रखने के लिए गुटबाजी करेगा। पार्टी नहीं, अपने वफादारों को लेकर नेतृत्वकारी कमेटियों पर कब्जा करेगा। समय रहते ऐसे गलत नेतृत्व को नहीं हटाया गया तो संगठन षड्यंत्रकारी गिरोह बनकर रह जाएगा। क्रांति की भ्रूण हत्या ऐसे ही परिस्थितियों में होती है। नेपाल में राजशाही के बाद कम्युनिस्टों के हाथ सत्ता आई, खुदगर, स्वार्थी और बेईमान बन गए। परिणाम सामने है। युवा रक्त आगे आने के लिए बदलाव का पक्षधर बना था। जब तेजी से पीछे लुढ़कने के दृश्यों से बेच तो तांडव आरंभ है। क्रांति नहीं तो प्रतिक्रांति अवश्यंभावी है। इसलिए क्रांति के पक्षधरों को बेईमानों से जूझना होगा। स्वीकारोक्ति करते हुए आज उद्घाटित करना जरूरी है कि मार्क्सवाद मेरी प्राण वायु है और आखिरी सांस तक कोई उससे मुझे वंचित नहीं कर सकता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य इसलिए बना था कि समाजवाद के ध्येय के लिए जीना और मरना है। गौरव है इस महान उद्देश्य के लिए संगठनकर्ता बना, आंदोलनकारी बना और सिद्धांतकार बना। अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पित किया। साथियों और समर्थक जनता ने असीम प्यार और विश्वास दिया। दुखद अध्याय की शुरुआत तब हो गई जब निहित स्वार्थी तत्वों ने बिहार राज्य पार्टी के ऊपर कब्जा जमा लिया। सवाल उठाने वालों को इसने किनारे करना शुरू कर दिया। वर्तमान नेतृत्व के सिरमौर और उनके खासम खास नेताओं ने मुझे खासकर ठिकाना लगाना जरूरी समझा। मुझे जब उनके द्वारा पार्टी से निष्कासित किए जाने की जानकारी मिली तो संबंधित साजिशों का पर्दाफाश करते हुए राष्ट्र सचिव राम नरेश पांडे के नाम से बिंदुवार पत्र लिखा और सदस्यता नवीनीकरण के पहले पार्टी के अंदर व्याप्त कुरीतियों के निराकरण हेतु विमर्श के लिए मांग की। तो मार्क्सवादी विचारधारा से संपृक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गौरवशाली अतीत पर आधारित जब मेरी किताब प्रकाशित हुई, गौरवशाली अतीत मेरी किताब प्रकाशित हुई, तो इनको खुशी नहीं गुस्सा आया। फांसीवादियों की तरह इनके द्वारा किताबों पर प्रतिबंध की घोषणा की और पार्टी की पत्रिकाओं में छद्मनामों से मेरे विरुद्ध लंबे लेखों का प्रकाशन कराया गया। हद तो तब हो गई जब साप्ताहिक जनशक्ति में, जनशक्ति सीपीआई का मुखपत्र होता है, मेरा राजेंद्र राजन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दरवाजा बंद शीर्षक से एक लंबा लेख छापा गया। पार्टी फंड के इन घोटालेबाजों ने निहायत गंदे अल्फाजों में मनगढ़ंत ढेरों आरोपों से मुझे नवाजने का पवित्र काम किया, लेवी पचाने का भी आरोप लगाया। जब मेरे द्वारा प्रतिवाद किया गया तो राष्ट्र सचिव राम नरेश पांडे ने एक सूत्री कार्यक्रम बनाया कि राजेंद्र राजन का चरित्र हनन किया जाए। इसके लिए जनशक्ति की 1000-2000 प्रतियों में निंदा प्रस्तावों और लेखों को प्रकाशित कराया गया। ताजुब इस महाअभियान का वाहक वे और उनके खासम खास महाप्रभु बन गए। पार्टी के पैसे का दुरुपयोग कैसे होता है, इसका यह भी एक उदाहरण है कि जनशक्ति का बंडल लेकर स्वयं महंगी गाड़ी पर सवार होकर बेगूसराय पहुंचे और हजारों लोगों तक मुफ्त में जनशक्ति को पहुंचाने का महान कर्तव्य निभाया। और कहां कितना पहुंचाए वे जाने। अपनी लेवी की रकम का हिसाब वे नहीं दे सकते हैं। गौरव पूर्वक कह रहा हूं, कभी भी न लेवी माफ कराया न समय बाद दिया। आज भी निर्धारित पार्टी लेवी की रकम से ज्यादा विचारधारा के फैलाव में व्यय करता हूं। यह भी खुलेआम कहा और लिखकर ऐलान किया।
बिहार पार्टी वित्तीय अनाचार पर रोक लगा ले तो ले भी ही नहीं, विशेष योगदान के लिए मुस्तैद मिलूंगा। मुझसे राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने आज तक किसी प्रकार से संवाद नहीं बनाया। वे क्या करते हैं, बखान करना अनुचित है। इतना भी इसलिए लिख दिया कि उनके और उक्त गिरोह के द्वारा लगातार चारित्रिक खनन जारी है। जिला, राज्य और देश भर के जो साथी मुझे जानते हैं, उनकी निगाह में आज भी इतने गंदे अभियानों के बाद भी प्यार, सम्मान और विश्वास कायम है। अपनी सबसे बड़ी कमाई मानता हूँ। आखिर में सोवियत संघ के पतन के पश्चात भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन और संगठन के बारे में एक मार्क्सवादी चिंतक के कथन को उद्धृत करना चाहता हूँ। सोवियत क्रांति के लिए लेनिन ने मार्क्सवादियों से लड़कर कम्युनिस्ट पार्टी का जैसे क्रांतिकारी संगठन बनाया था, वैसे ही भारत में पार्टी के अंदर घुसे मार्क्सवादियों को खदेड़ना होगा। फिर कहा, स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में कम्युनिस्ट पार्टी में घुसे गद्दारों की पहचान कर जैसे क्रांति की रक्षा के लिए लौह अनुशासन कायम किया और उन गद्दारों को जैसे दंडित किया, वैसे ही यहाँ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो सोवियत संघ पर हिटलर शाही का फांसीवादी परचम लहरा गया होता। लेनिन और स्टालिन दोनों आज के लिए और भविष्य के लिए जरूरी है। खासकर मोदी के फांसीवादी राजनीतिक सत्ता के दौर में यह कथन प्रासंगिक है। दोस्तों, कबीर ने कहा था, सांच बचे तो जग बचे, झूठ बचे तो कौन। अब जरा इसे कम्युनिस्ट राजनीति पर लागू कीजिए। सीपीआई के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो बयान है वो भी मैंने मुकम्मल सुनाया, उस पर भी गौर करिए और फिर समग्रता से विश्लेषण के बाद आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब तक आपने न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नमस्कार।